हेलो एवरीवन। बीपीएससी 102 में हम लोग यूनिट 2 पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिलोसफिकल प्रीमाइसेस। और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक नहीं दिए गए हैं, इसीलिए इस यूनिट को मैं एक ही वीडियो के अंदर कवर कर दूंगी। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप इंट्रोडक्शन और आइडियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बैकग्राउंड पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यूनिट 1 की चीज़ें ही वापस से रिपीट कर रही है। तो रियल में जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो आपका दो टॉपिक है, जैसे कि फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड एकेडमिक डिबेट्स। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस यूनिट से इसी दो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और प्रूफ के लिए मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये फरवरी 2021 का क्वेश्चन है, ये फरवरी 2021 का क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक अंडरलाइंग फिलोसफी बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और दूसरा एकेडमिक डिबेट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि यहाँ पे ही मेंशन किए हुए हैं दोनों ही टॉपिक। इसके अलावा दिसंबर 2021 यहाँ पे भी क्वेश्चन इसी तरह से पूछे गए हैं, आइडियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा दिसंबर 2022 इसमें भी आपको क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन को लेकर। फिर आगे आप देखोगे तो बेसिक फिलोसफिकल टीनेट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जून 2024 के अंदर पूछे गए हैं। इसके बाद कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन है जहाँ पे आपको डायरेक्टली फिलोसफिकल फाउंडेशन पूछ लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और ये कब पूछा गया है 2021 टू 22 के पीरियड में जो असाइनमेंट बनने थे उसमें। इसके अलावा 2022 टू 23 के टाइम पीरियड पे भी फिलोसफिकल प्रीमाइसेस ही पूछा गया है। और जब आप 2024 टू 25 के पीरियड में देखोगे तो यहाँ पे भी फिलोसफिकल अंडरपिनिंग ही पूछे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये यूनिट। और इस यूनिट में भी इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये दो टॉपिक ही है, जिसमें मैक्सिमम फिलोसफी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वही पूछा गया है, और कहीं कहीं पे हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन भी पूछे गए हैं। तो इसीलिए ध्यान से आपको इस दो टॉपिक को देखना है ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको आंसर कर पाओ। अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर के। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक विजन डॉक्यूमेंट है सारे पीपल के लिए, ताकि हम यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए काम कर सके। और सारी चीज़ें मेंशन कहाँ की गई है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इसीलिए इसे विजन डॉक्यूमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर प्रोविज़न है कि हम इस गोल को कैसे अचीव करेंगे। और गोल क्या है हमारा, पीपल का वेलफेयर करना। तो विज़न जो है वो कुछ सर्टेन फिलोसफिकल प्रोमिसेस पे बेस्ड है। याद करो पहला यूनिट बीपीएससी 101 का, जिसमें मैं आपको बताई थी कि पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होता है। तो फिलॉसफी जहाँ भी आएगा वहाँ आपको समझना है कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए ये बताता है फिलॉसफी। तो हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें कैसी होनी चाहिए, तो वो उसकी फिलॉसफी होगी, है ना। तो यही सर्टेन फिलोसफिकल प्रोमिसेस पे बेस्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी विज़न। अब यहाँ पे यूनिट 3, 4 एंड 5 इस पर काफ़ी फोर्स किया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पीपल के लिए एक रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है जिससे यहाँ के लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को इस्टेब्लिश कर सके इंडिया के अंदर, जहाँ पे सभी लोगों को राइट मिले इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंस ऑफ कास्ट, रेस, क्लास, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कि इन सभी से परे आपको एक राइट प्रोवाइड की गई है, जो कि हम यूनिट 3, 4 एंड 5 के अंदर में पढ़ेंगे। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि यूनिट 3, 4 एंड 5 के अंदर है क्या चीज़ जिसके अंदर हमें ये सारे राइट मिलते हैं। तो यूनिट 3 प्रीएम्बल, यूनिट 4 फंडामेंटल राइट्स एंड यूनिट 5 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अंदर मेनली मेंशन किए हुए हैं कि कैसे हम इंडिया में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे, कौन कौन से राइट यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सभी आपको पता चलेगा जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे। ओके, तो धीरे धीरे करके हम सारे ही चैप्टर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि क्लास, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके डिस्क्रिमिनेशन के बिना हमें एक राइट मिली हुई है, ओके, जिसे हम फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे। तो ये प्रिंसिपल जो है वो हमें ऑटोनॉमी और डिग्निटी प्रोवाइड करती है हमें, यानी कि सारे इंडिविजुअल को, जितने भी इंडिविजुअल है उन सभी के पास अपनी ऑटोनॉमी है, अपनी डिग्निटी है। तो इंडिविजुअल्स जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है ताकि वो डिसीजन ले सके अपने लिए थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस।
तो जो इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके थ्रू वो इंडिविजुअल जो है वो अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं, अपने वेलफेयर के बारे में सोच सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, तो ये यूनिट जो है वो डिस्कस करेगा फिलोसॉफिकल प्रीमाइसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस फिलॉसफी पे बेस्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और इस यूनिट को पढ़ के हम जान पाएंगे कि हमारा फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहाँ से आया, इसका आइडियोलॉजिकल कंपोजिशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था उसको हम डिस्क्राइब करेंगे और अलग अलग फैक्टर को समझेंगे जो कि इस आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन को, जो कि सेकेंड पॉइंट में मेंशन है, वो कैसे शेप हुआ। ओके, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें तो यूनिट 1 के ही रिपीट हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, स्पीड में पढ़ते हैं और आपका रिवाइज भी हो जाएगा इससे। तो यूनिट 1 में जैसा कि हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो रिजल्ट है सीरियस डिबेट्स विद इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक सीरियस डिबेट हुआ था और इस डिबेट के बाद हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है 26 नवंबर 1949 को, और कमेंस कब से हुआ था, 26 जनवरी 1950 से। तो बेसिक फिलोसॉफिकल प्रीमाइसेस जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोवाइड करता है एक विजन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें बेसिक राइट दिए गए हैं सिटीजन को और उसे प्रोटेक्ट भी किया गया है, और साथ ही साथ जो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी है नेशन का उसको भी एश्योर किया गया है। यानी सिंपली क्या है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ कि जो लोग पुअर है उसको कैसे उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए, जिन लोगों के कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है उनको कैसे अच्छे लाइफ प्रोवाइड किए जाए, ये सब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही आता है। तो ये एक राइट के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, तो वो बेसिक राइट प्रोवाइड करता है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, उसके विज़न के बारे में बात करता है और साथ ही साथ इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करने की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यूनिट 3 और 4 में हम इवोल्यूशन देखेंगे इस प्रीमाइसेस का कि कैसे ये बना और कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे लीडर्स ने एफर्ट लिया था इसके लिए। यानी यूनिट 3 हमारा प्रीएम्बल और यूनिट 4 फंडामेंटल राइट। तो ये फंडामेंटल राइट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, नेहरू रिपोर्ट से। आपको याद होगा मैं नेहरू रिपोर्ट पढ़ाई थी यूनिट 1 में, उसमें मैं बताई थी कि सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट देने की बात नेहरू रिपोर्ट में ही की गई थी, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आ रहे थे उनमें भी कुछ कुछ राइट प्रोवाइड किए जा रहे थे। तो ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट के टाइम पे कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया 1925 का, नेहरू रिपोर्ट 1928 का, सप्रू रिपोर्ट 1945 का, ये सभी बात करते हैं डेमोक्रेटिक राइट ऑफ पीपल के। ठीक है, यानी कि कैसे इंडिया के पीपल को आप डेमोक्रेटिक राइट प्रोवाइड करोगे उसके बारे में ये सारे बिल या फिर रिपोर्ट बात करते हैं। तो इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, फ्री असेंबली, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट, ये सभी को फंडामेंटल राइट का पार्ट बनाया गया है। और मैं आपको बताई थी कि ये जस्टिसिएबल राइट है, यानी सैलिएंट फीचर जो था कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें मेंशन था ना कि कुछ राइट को जस्टिसिएबल बनाया गया है और कुछ को नॉन जस्टिसिएबल बनाया गया है। तो जस्टिसिएबल राइट फंडामेंटल राइट है, इसके लिए हम डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मेंशन की गई है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ये चैप्टर तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस ये समझो कि ये सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट में मेंशन है और ये हमारा जस्टिसिएबल राइट है। ओके, तो ये जो है वो फर्दर रिकमेंड किया था कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट ने, माइनॉरिटी राइट ने और ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया के लिए जो कमेटी बनाई थी उन लोगों ने। यानी यहाँ पे जो भी चीज़ें मेंशन की हुई है ना कि डेमोक्रेटिक राइट जो यहाँ के पीपल है उनको मिलेंगे, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी ये सब कमेटी ने रिकमेंड किया था और उसी रिकमेंडेशन के बेस पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे चीज़ को इंक्लूड किए हैं, है ना। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रिपेयर किया था और 13 दिसंबर इस दिन उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर प्रेजेंट किया था। तो इसका एम भी जो है वो सोर्स बना प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं आपको बताई थी कि जो भी चीज़ें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर मेंशन किए जा रहे हैं वो प्रीएम्बल का सोर्स बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि हमारा संविधान दिखेगा कैसा, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे, वो सभी चीज़ें मेंशन की गई थी इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर।
और प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का अभी है उसमें भी हम शॉर्ट फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल या फिर फीचर दिए गए हैं उनको बताते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में कैसा है। तो एक तरह से प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो फिलॉसफी को बताती है। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में ही प्रियम्बल पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि आपको शॉर्ट में आइडिया लग जाए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन दिखता कैसा है, आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से राइट दिए गए हैं वो सभी शॉर्ट में प्रियम्बल में बताए गए हैं। इसीलिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो सोर्स था प्रियम्बल के लिए। और ये एक फिलोसफिकल प्रीमाइस भी बना, क्योंकि सारी फिलोसफी तो आपको प्रियम्बल के अंदर ही दिख जाती है। इसे आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, तो आप समझ सकते हो कि फिलोसफी अगर आपको देखनी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तो वो आप प्रियम्बल से ही देख सकते हो। ठीक है, तो ये फिलोसफिकल प्रीमाइस बना कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव से कि ये फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे कंट्री का है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो आइडेंटिफाई हम प्रियम्बल से ही करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो फिलोसफी से ही हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इवन जो इवोल्यूशन है इंस्टीट्यूशन का, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये सभी इंश्योर करते हैं फिलोसफिकल प्रीमाइसेस कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको हम ट्रेस कर सकते हैं कॉलोनियल पीरियड के ही टाइम से। क्योंकि ये जो इवोल्यूशन हुआ था कि यहाँ पे किस तरह से एग्जीक्यूटिव होगा, जुडिशरी होंगे, लेजिस्लेचर होंगे, ये सभी तो कॉलोनियल पीरियड से ही चले आ रहे थे। डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए और उसके अंदर हमें कुछ कुछ चीज़ें दी जा रही थी थोड़ा थोड़ा करके, तो वो सारी चीज़ को इवॉल्व हम कॉलोनियल पीरियड से ही ट्रेस कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक फिलोसफिकल प्रीमाइस जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो रिफ्लेक्ट करता है ना कि सिर्फ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल, कमिटी और स्टेट को, बल्कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ गवर्नेंस और ब्रांचेस ऑफ गवर्नेंस। यानी सिंपल सेंस में अगर समझा जाए तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर जो फिलॉसफी है वो सिर्फ ये नहीं बताती कि इंडिविजुअल, कम्युनिटी और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होगा, बल्कि ये भी बताती है कि डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जैसे कि अलग अलग स्टेप पे जो गवर्नेंस हो रहे हैं, अलग अलग ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सभी में क्या रिलेशन है। ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? सिंपली वही एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अब इसमें लेजिस्लेचर यानी कि हमारे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जहाँ पे लॉ बनाए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव जहाँ पे लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं, यानी जो लोग रिस्पॉन्सिबल है लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सारे लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी जो कि लॉ को एजुकेट करते हैं कि लॉ जो बन रहा है वो सही है या नहीं। ओके, तो ये सारे जो ब्रांचेस है गवर्नमेंट के, उनके बीच में क्या रिलेशन है और अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, कैसे गवर्नेंस हो रहा है, उन सभी में रिलेशन, यानी ओवरऑल हर किसी के रिलेशन को ये कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी डिस्क्राइब करती है। ओके, तो यहाँ पे जो ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि हम देखते हैं कि ये तीनों जो ब्रांचेस है गवर्नमेंट के वो सेपरेटली फंक्शन करते हैं और कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं और आपस में चेक एंड बैलेंस के बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, सब एक दूसरे को चेक भी कर रहे हैं और जो इनको पावर मिले हैं उनको बैलेंस करते हुए भी काम कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। साथ ही साथ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को डिवाइड भी किया गया है, डिवाइड यूनियन और स्टेट के बीच में, और बाद में लोकल गवर्नेंस को भी पावर डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो ये सभी भी मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो स्पेशल प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सम बैकवर्ड रीजन एंड बैकवर्ड क्लासेस, ये भी शेप करता है फिलोसफिकल प्रीमाइसेस को। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड किए गए हैं कुछ माइनॉरिटी ग्रुप को, कुछ बैकवर्ड रीजन में रह रहे ट्राइबल्स को, वो सभी भी इसमें मेंशन किए गए हैं और वो भी एक फिलोसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। क्योंकि फिलोसफी क्या है कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, तो उसमें ये भी तो दिखेगा ना कि जो बैकवर्ड लोग हैं, बैकवर्ड रीजन है, उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को, उनके लैंग्वेज को, उनके कल्चर को हमें प्रमोट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये भी बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो ए फिलोसफी, राइट। फिर लीडर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो बिलीव करते हैं कि फिलोसफिकल प्रीमाइसेस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इंडियन ट्रेडिशन से ब्लेंड है।
ऑब्वियसली है कि इंडिया का अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उसके अंदर हमें इंडियन ट्रेडिशन तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि बिना ट्रेडिशन के आप कैसे रूल करोगे यहाँ के लोगों पे, है ना। तो ये जो प्रीमाइसेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गाइड करता है इंडियन डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग में, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना, अब कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी एक फिलॉसफी है, उसके तरह से वो गाइड हो रहा है, तो उससे ही आप इंडिया के डेमोक्रेसी को फंक्शन कराओगे ना। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड। अब इसके अंदर जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो बहुत सारे अलग अलग सेक्शन ऑफ ग्रुप से बिलोंग करते थे। यानी सिंपली हमने यूनिट 1 में भी देखा था कि कैसे अलग अलग सेक्शन से पीपल को लाया जा रहा है ताकि सभी सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन मिले। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेंबर जो है वो हर तरह से, हर सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं। फिर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो है असेंबली का, वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं सारे प्रोमिनेंट लीडर को, सारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो उस टाइम पे थे वहाँ से, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर सिंपली इंक्लूड कर रहे हैं सारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को, सारे सेक्शन ऑफ पीपल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। फिर फिलोसॉफिकल प्रीमाइसेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिफ्लेक्शन है आइडियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी सिंपली कि यहाँ पे अलग अलग सेक्शन के लोग आएंगे, अलग अलग पार्टीज़ के लोग आएंगे, तो वो उनके भी आइडियोलॉजी और फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसके अंदर आइडियोलॉजिकल और फिलॉसफिकल बैकग्राउंड जो है मेंबर्स के, वो भी रिफ्लेक्ट होते हैं, है ना। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो मेंबर को कंसिस्ट कर रहे हैं अलग अलग डाइवर्स आइडियोलॉजिकल और सोशल बैकग्राउंड से, जैसा कि मैं आपको बताई कि हर सेक्शन से लोग आ रहे थे। तो ग्रेनवाइल ऑस्टिन जो है वो अपने बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, इसमें बताते हैं कि ये जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं बायोग्राफिकल स्केच, देयर पार्टी एफिलिएशन, देयर कास्ट एंड कम्युनिटी एफिलिएशन एंड द रीजन दे बिलोंग टू। यानी ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो सारे सेक्शन ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, वो प्रोमिनेंट लीडर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, और उनके आइडिया से कैसे इन्फ्लुएंस हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो इनके पॉइंट से समझ में आता है कि वो किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी आइडिया देखने को मिलेगी, वो किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी क्या कम्युनिटी है, उनकी क्या रीजन है, वो सभी अफेक्ट करेंगे उनके आइडिया को, है ना। अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी रीजन से बिलोंग करते हैं, हमारी अलग कास्ट है, तो चाहेंगे ना कि हमारी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंटेशन मिले, हमारे आइडिया भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा था। ओके, तो देयर वर डिफरेंसेस अमंग देम, ये तो होना ही है, अलग अलग लोग आएंगे अलग अलग सेक्शन से, तो उनके बीच डिफरेंस तो देखने को मिलेगा ही, सभी लोग एक जैसा तो नहीं सोच सकते ना। तो उसी तरह से उनके बीच डिफरेंस देखने को मिल रही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविज़न है वो उनके आइडिया का सिंथेसिस है। सिंथेसिस मतलब कि जो अच्छे अच्छे पॉइंट सभी लोगों में आए, उन सभी को हमने इनकॉर्पोरेट किया और प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड कर दिए। ओके, तो ये इमर्ज हुआ एक सीरियस डिबेट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, यानी डिबेट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कौन सा आइडिया जो है वो हमारे इंडिया के लिए सही है। तो आइडिया जैसे ही निकलते रहे, हमें पता चलता रहा कि क्या क्या चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इंक्लूड करने हैं। फिर नेक्स्ट है माधव कौशल, इनकी बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें ये ऑब्जर्व करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिमार्केबल इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग लोग अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग कम्युनिटी से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे वो इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो डिस्पाइट देयर डिसएग्रीमेंट ओवर द प्रीमाइसेस, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रीच सर्टेन कंसेंसस आफ्टर डिस्कशन। फिर वही चीज़ कि उनमें डिसएग्रीमेंट हुआ था, बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिसएग्रीमेंट हुआ था, लेकिन जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो डिस्कशन के बाद एक कंसेंसस पे पहुंच जाते थे। कंसेंसस यानी कि एक आइडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए, उनको लेकर वो एग्री हो जाते थे आफ्टर डिस्कशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एक्सक्लूड नहीं कर रहा है किसी सिग्निफिकेंट ग्रुप को,
इसके अंदर सभी लोग इंक्लूड है। लेकिन ग्रेनवाइल ऑस्टिन जो है वो अपने वर्ड में क्या कहे कि 4 मेंबर, जो कि मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, ये सभी की ओलिगार्की देखने को मिल रही थी असेंबली के अंदर। ये हम यूनिट 1 में भी देखे थे, ओलिगार्की ऑफ 4, ये कॉन्सेप्ट ग्रेनवाइल ऑस्टिन ने दिया है ना। तो ये की रोल प्ले कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, इसीलिए ओलिगार्की कह दिया गया। लेकिन BN राव जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एज एन एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्यों? क्योंकि इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस था वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन को लेके, यानी वेस्टर्न में किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन है उनके बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ करता था BN राव को, इसीलिए इनको एडवाइज़र चुन लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, तो असेंबली जो थे वो रिजेक्ट किए थे गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशनल विजन को। गांधी जी का क्या आइडिया था कि वो रीमॉडल करना चाहते थे कांग्रेस को और पंचायत को न्यूक्लियस बनाना चाहते थे इंडियन पॉलिटिकल लाइफ का। आप जानते हो कि गांधी जी का आइडिया क्या था, राम राज्य का, यानी सिंपली वो विलेज पंचायत को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, वो विलेज से रूल करना चाहते थे। तो इस आइडिया को रिजेक्ट किया गया था। ठीक है, और गांधीयन और हिंदू नेशनलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हिंदू स्पिरिचुअल वैल्यू को इंक्लूड करे, इसको भी रिजेक्ट किया गया। ऑब्वियसली है कि अगर ऐसा होता तो देश और भी टुकड़े में बंट जाता, है ना। तो ये आइडिया को भी रिजेक्ट किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो थे वो रिस्पॉन्सिव थे चेंज को लेकर, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो चेंज नहीं हो सकता। ये जब आप आगे पढ़ोगे फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहाँ पे हम समझेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती केस, उसमें बताया गया कि हम अपने संविधान के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो नहीं बदलना चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर को अगर सिंपल समझा जाए तो वो फिलॉसफी है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वो कैसा संविधान चाहते थे, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम कभी नहीं बदल सकते। तो यही चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो सकते हैं, अमेंडमेंट हो सकते हैं, लेकिन हम बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको नहीं बदल सकते। तो आइडियोलॉजिकल प्रीमाइसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो यहाँ के कोर डेमोक्रेटिक वैल्यू को दिखाते हैं। कोर डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? सबसे पहला रिपब्लिकनिज्म, यानी कि यहाँ पे पावर जो है वो लोगों के हाथ में है, यानी हम अपने लीडर खुद चुनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई हेरिडेटरी बेसिस पे चलता आएगा, जैसे कि इंग्लैंड के अंदर क्या है, क्राउन रूल, जो उस रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हीं को वहाँ का हेड नॉमिनेट कर लिया जाता है। बट हमारे इंडिया में क्या है, हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे भेजते हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सभी लोग यहाँ से इलेक्ट होकर ही जाते हैं। तो पावर लोगों के हाथ में है। साथ ही साथ कोर डेमोक्रेटिक वैल्यू के अंदर दूसरा जो है वो है हमें इंडिविजुअल और ग्रुप राइट, ये भी प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल इन्यूमरेशन ऑफ राइट, यूनिवर्सल सफराज, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, शेयरिंग पावर बिटवीन डिफरेंट आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, गारंटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लाइक इक्वालिटी, ये सभी क्या है, डेमोक्रेटिक वैल्यू है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मेंशन किए हुए हैं। और इसी को हम कह सकते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक है ना, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके अंदर सभी चीज़ों को अच्छे से पॉइंट वाइज में डिवाइड किया हुआ है, तो ये सभी भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे बस समराइज करके आपको इंट्रो किया जा रहा है, बताया जा रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये सभी जो है हमारे कोर डेमोक्रेटिक वैल्यू हैं। तो जैसा कि हमने यूनिट 3 में पढ़ना है, जहाँ पे हमें बताया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो टोटल 15 कमिटी से भी ज़्यादा में बटे हुए थे और उनके मेंबरशिप जो थे वो 80 इंडिविजुअल से भी ज़्यादा थे। ठीक है, यानी कि अलग अलग कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के अंदर बहुत सारे मेंबर थे। तो इस कमेटी ने जब रिपोर्ट सबमिट किया बिटवीन अप्रैल टू अगस्त 1947 और इनसे कंसीडर किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, यानी उनके रिपोर्ट के बेसिस पे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना स्टार्ट किया। तो इनके डिसीजन के बेसिस पे फाइनल शेप लिया और फॉर्म लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनके कलीग जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर में थे उन्होंने फाइनल शेप प्रोवाइड किया है।
ठीक है। तो डिसीजन कमेटी लेती थी, लेकिन फाइनल शेप जो था वो ड्राफ्टिंग कमेटी प्रोवाइड कर रहा था। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को हमने प्रेजेंट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और इसको डिस्कशन के लिए लाया। पहले यूनिट में भी हम ये सारी चीज़ देख चुके हैं। तो पहले यूनिट में हमें पता था कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर डिस्कशन के लिए 4 नवंबर 1948 को आया और इसकी सेकेंड रीडिंग कंप्लीट होती है 17 अक्टूबर 1949 के अंदर। साथ ही साथ इसमें कई सारे अमेंडमेंट किए गए, जैसे कि 7635 अमेंडमेंट को प्रपोज किया गया, लेकिन इसमें 2473 यानी 2473 को एक्चुअली में मूव और डिस्कस किया गया। यानी इस 7635 अमेंडमेंट जो कि प्रपोज किया गया, उसमें से हमने सिर्फ 2473 अमेंडमेंट को डिस्कस किए और उनके बारे में बात की। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे वो फाइनली अप्रूव हो जाते हैं 26 नवंबर 1949 को, और प्रेसिडेंट जो थे असेंबली के उन्होंने साइन कर दिया और इसे पास डिक्लेयर कर दिए। यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पास हो गया। फिर 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक फाइनल सेशन को हेल्ड करती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करती है। तो लास्ट सेशन जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो 24 जनवरी 1950 को हुआ और इस दिन ही हमने अपने प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 से फोर्स में आ गया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास्ड हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से और उसके अंदर 395 आर्टिकल और 8 स्केड्यूल मेंशन थे उस टाइम पे। ठीक है, अभी स्केड्यूल कितने हैं टोटल कमेंट में बताइए। उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स हैं वो कंसीव करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एज ए विजनरी बॉडी। विजनरी बॉडी यानी कि हमारे पास एक विज़न है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कैसे ये वर्क करेगा आगे जाके। तो यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव जो बॉडी के थे सिर्फ उसको लेकर नहीं, बल्कि फ्यूचर सिचुएशन को भी माइंड में रख के तैयार किया गया था, इसीलिए ये विजनरी बॉडी था। It was not only to produce constitution for the country, but to throw away the spell of its past political and possibly social structure and fashioning for itself a new government of its own making। यानी सिंपली यहाँ से आप समझ सकते हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली में कितना विजनरी था। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमारे कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, बल्कि साथ ही साथ ये जितने भी पास्ट में हो रहे पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे गलत चीज़ें थे उसको हटाने का काम किया और साथ ही साथ एक नए गवर्नमेंट को बनने में मदद किया। ठीक है, तो ये विजनरी डॉक्यूमेंट हुआ। फिर जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आना चाहिए और जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उनको इंडियन पीपल के माइंड में डाल देना चाहिए। यानी साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन यानी कि हमारा जो मेंटालिटी हो गया था ना कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में अपने आप को ढाल लिए थे, अब उस मेंटालिटी से हटना है और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन कौन से राइट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दैट्स वाई साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन इज एसेंशियल। अभी भी आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में काफ़ी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से नॉलेज है ही नहीं। आपको कौन से राइट मिले हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किस तरीके से अपने वेलफेयर के लिए काम करवा सकते हो, ये सभी चीज़ें मेंशन की हुई है, लेकिन बहुतों को इनके बारे में आइडिया ही नहीं है। इसीलिए ये साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो इट वाज बोथ ए स्लोगन एंड क्रीड टू कॉन्क्रेटाइज द फंडामेंटल इशू इन ए स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी सिंपली ये एक स्लोगन भी था और एक फंडामेंटल इशू था जिसको हमने फ्रीडम के टाइम से उठाया था ताकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकें। इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे हम यही तो चाहते थे ना कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारे जो कंट्री रूल हो रहे हैं वो इंडियन के द्वारा ही रूल हो और कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले। यही सब इशू को तो उठाया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ हम आगे बढ़ते गए। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे आइडियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड हमें मिला। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में फिलॉसफी क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फिलॉसफी ये वर्ड मैं आपको बताई कि कैसा होना चाहिए। ये जो है ये एक आउटलुक तैयार करता है कि कैसे ये हमारे फंक्शनिंग को रिफ्लेक्ट करेगा, हमारे यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके फंक्शन में कैसे रिफ्लेक्ट होगा, यही फिलॉसफी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब मेकिंग हो रही थी तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर रहे थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके अंदर
कई सारे पॉलिटिकल और लीगल माइंड थे जो कि उस वक्त इंडिया में प्रेजेंट थे, और ये सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स, उनकी अपनी इंडिविजुअल फिलॉसफी थी और उन्हें वो ट्राई किए कि एकोमोडेट करे जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे हैं। यानी कि उस टाइम पे बेस्ट जो भी लोग थे वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंक्लूड किए गए थे और उनकी अपनी अपनी कुछ माइंड होगी, उनके अपने व्यू को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वही कहा जा रहा है कि उनकी अपनी इंडिविजुअल फिलॉसफी को भी एकोमोडेट करने की कोशिश की गई। इसीलिए प्रिंसिपल पोजीशन जो है डेमोक्रेसी का, सेक्युलरिज्म का, सोशलिज्म का, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, ये सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में डाले गए थे। यानी ये सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। और जब हम यूनिट 3 से 5 तक पढ़ेंगे तो सैलिएंट फीचर जो प्रिंसिपल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सभी हमें देखने को मिलेगा जब हम प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सभी चीज़ें को पढ़ेंगे। तो जब फिलोसॉफिकल बेस फॉर्म हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन का, और यहाँ पे जितने भी अदर मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर और वल्लभ भाई पटेल, ये सभी लोगों ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि क्या कर रहे हैं, ये हमारे संविधान को तैयार कर रहे हैं और उनकी जो फिलॉसफी होगी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे, वो सभी हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेहरू और पटेल, इनको क्रेडिट किया जाता है फंडामेंटल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको स्केच करने में, क्योंकि बहुत सारे कमेटी बनाए गए थे और कई सारे कमेटी को लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। तो मेनली जितने भी यूनियन को लेकर कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया था, और जो भी प्रोविंशियल को लेकर कमेटी बनाई गई थी उसमें सरदार पटेल को चेयरमैन बना दिया गया था। और भी कई सारे लोग थे, लेकिन इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को स्केच करने में इन दोनों की काफ़ी क्रेडिट दी जाती है। उसके बाद ग्रेनवाइल ऑस्टिन जो है वो अपनी बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टेट ऑफ ए नेशन, इसमें कमेंट करते हैं कि पटेल जो थे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे प्रिंसली स्टेट, पब्लिक सर्विस और होम मिनिस्ट्री के वर्क में, लेकिन नेहरू जो थे वो फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट और सोशल रिफॉर्म जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हो रहे थे उनको लेके ज़्यादा कंसर्न थे। ऑब्वियसली है, सरदार पटेल जो थे वो प्रोविंस को लेकर कमिटी को लीड कर रहे थे मेनली, तो उनकी टारगेट क्या होगी कि जितने भी स्टेट हैं उनको एकजुट किया जाए और एक इंडियन यूनियन बनाया जाए। और नेहरू जो थे वो यूनियन कमिटी को लीड कर रहे थे, इसीलिए उनका टारगेट क्या होगा कि जो भी राइट्स है, फिर चाहे माइनॉरिटी राइट हो या फिर इंडिविजुअल राइट हो, वो सभी को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कराने का काम नेहरू कर रहे थे। ओके, तो जो भी फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स यानी कि जो भी फिलोसफी बन रही थी उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, वो सभी हम एक एक करके देखेंगे और यही आपके क्वेश्चन भी रहते हैं इग्नू के एग्जाम में। जैसा कि स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाई, उसमें यही लिखा रहता ना कि फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग क्या है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो आंसर को। तो सबसे पहला फिलॉसफी क्या है, सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी जो है ये क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था तो उन्होंने विजुअलाइज किया फ्यूचर पॉलिटी फॉर इंडिया, यानी कि फ्यूचर में इंडिया का पॉलिटी कैसा होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वक्त वो विजुअलाइज कर रहे हैं। तो उन्होंने अटैच किया हाईएस्ट इंपॉर्टेंस और प्राइमेसी दिया इंडिया को, बीइंग फुल्ली सॉवरेन विद द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट वेस्टिंग इन द पीपल एंड all the organs and functionary of union and state draw their power only from the people of India। यानी सिंपली सोवरेनिटी का मतलब होता है कि जो भी डिसीजन लेना है कंट्री को लेकर वो कौन लेगा, वो इंडिया के लोग लेंगे। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी पावर डेराइव होगा वो कहाँ से डेराइव होगा, इंडियन पीपल से डेराइव होगा। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वक्त विजुअलाइज किया गया इंडिया के फ्यूचर को, तो वहाँ पे उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है इसी बात पे कि हमारे कंट्री को लेकर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो इंडिया के लोग लेंगे और जो सुप्रीम पावर होगी वो स्टेट को होगी, यानी इंडियन स्टेट को होगी, और जितने भी ऑर्गन्स हैं स्टेट और यूनियन के अंदर उनमें होगी। तो इंडिया एक फुल्ली सॉवरेन बॉडी बनेगा। ओके, इंडिया फुल्ली सॉवरेन बॉडी बनेगा जिसपे कोई भी बाहर के लोग इंटरफेरेंस नहीं करेंगे।
ठीक है, तो ये है सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। याद रखना है, सोवरेनिटी मीन्स कि पावर जो है वो इंडिया के लोगों के हाथ में है। इसीलिए प्रियम्बल अगर आप में से किसी ने भी देखा है तो उसमें लिखा रहता है स्टार्टिंग में ही, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो सोर्स ऑफ पावर कौन है? पीपल ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट फिलॉसफी है डेमोक्रेटिक वैल्यू। तो ये जो फिलॉसफी है डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यू को लेकर, ये इनको भी इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये जो है वॉइस है सभी के लिए। डेमोक्रेसी से क्या होता है? सभी को वॉइस मिलता है, सभी लोगों को राइट मिलती है, सभी के लिए बातें की जाती है डेमोक्रेसी में, इसीलिए इनको भी इक्वल इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। अगला है डिसीजन मेकिंग बाय कंसेंसस, यानी जब भी हम डिसीजन को लेंगे तो वो बात करके लेंगे, आपस में डिस्कशन करके लेंगे। तो ग्रैनवाइल ऑस्टिन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कंसेंसस का ये एक जनरल अपील लाया था असेंबली के अंदर, यानी इसके लिए एक जनरल अपील थी कि ठीक है, हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो कंसेंसस के थ्रू करेंगे। और साथ ही साथ इससे क्या होगा, ये एक इथिकल और इफ़ेक्टिव तरीका है ताकि हम किसी भी एग्रीमेंट तक पहुंच सके। यानी हमें अगर कोई भी डिसीज़न लेना है तो उस डिसीज़न से एग्रीमेंट तक पहुंचने का एक अच्छा तरीका होता है कंसेंसस के थ्रू पहुंचना। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब इसका प्राइमरी एग्जाम्पल है कि डिसीजन मेकिंग बाय कंसेंसस वेयर परहैप्स द फेडरल एंड लैंग्वेज प्रोविज़न। यानी आप जानते हो कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, जिसमें से लैंग्वेज की भी डाइवर्सिटी है और रीजन की भी डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पे लैंग्वेज का प्रोविज़न और फेडरल प्रोविज़न लाना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये कंसेंसस के थ्रू ही हो सका, वरना सभी लोग कहते हैं कि हमारे लैंग्वेज को प्राइमेसी दी जाए, है ना। तो लैंग्वेज का प्रोविज़न ये आम सहमति से ही आया है, यानी लोग आपस में एग्रीमेंट करके ही इन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए हैं। और साथ ही इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, वो कैसा रहेगा, उन पे भी कंसेंसस के थ्रू ही डिसीजन लिया गया। तो ये तीसरा फिलॉसफी था कि इंडिया का जो डिसीजन होगा वो कंसेंसस के थ्रू लिया जाएगा। फिर आगे है प्रिंसिपल ऑफ एकोमोडेशन, यानी इंडिया का जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को लेके, ऑस्टिन के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल ऑफ एकोमोडेशन के बेसिस पे हुआ था। यानी सिंपली कि एकोमोडेशन मतलब चीज़ों को इंक्लूड करना। हमने उन सारे चीज़ों को इंक्लूड किया जो हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव से सही लग रहे थे। तो यहाँ से हमने फेडरल और यूनिटरी सिस्टम को एकोमोडेट किया। यानी कि फेडरल मतलब क्या हुआ कि कुछ पावर हमने स्टेट को ट्रांसफ़र किया और कुछ पावर सेंटर के हाथ में दे दी है, तो ये फेडरल और यूनिटरी सिस्टम हो गया। फिर मेंबरशिप कैसे कॉमनवेल्थ में है, रिपब्लिक स्टेटस क्या होगा गवर्नमेंट का, पंचायती राज के अंदर क्या प्रोविज़न होगा, और साथ ही साथ कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ये सभी प्रिंसिपल को एकोमोडेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ एकोमोडेशन को फॉलो किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पे। साथ ही साथ आर्ट ऑफ सेलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, यानी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे से बोरो करके नहीं ली गई थी, यानी कि इसको हम डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम से बोरो नहीं किए थे, बल्कि इस प्रोविज़न को जिसे हमने बोरो किया था उनको अडाप्ट किया था इंडियन कंडीशन के अंदर। यानी हमने देखा कि क्या वो इंडिया के कंडीशन में सूट करेगा, तो सूटेबिलिटी को देखकर ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न को इंक्लूड किया गया है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है सिलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, यानी ऑस्टिन के अकॉर्डिंग ये सिलेक्शन और मॉडिफिकेशन जो था ये एक मेथड था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाता है और सेम टाइम पे ये राइट को भी प्रोटेक्ट करता है स्टेट के। यानी सिंपली कि मान लो हमने उस टाइम पे कुछ लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो हमारे पास अमेंडमेंट की पावर दी गई है। यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के अंदर में अमेंडमेंट को लिखा गया है, जो कि एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी उस टाइम पे लिखी हुई कोई भी चीज़ आगे आने वाले टाइम में अगर सूट नहीं कर रहा तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम उस प्रोविज़न को अमेंड कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन और मॉडिफिकेशन का प्रोसेस था। हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए टाइम के साथ साथ क्या सही बैठ रहा है और किस किस चीज़ में मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत है। तो ये प्रोविज़न हमें मिला है आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेके। ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया है।
इंडिया के अंदर, यानी कि ये अमेंडिंग प्रोसेस दूसरे कंट्री के बेहतर इंडिया में परफॉर्म किया है। और इसके अलावा जो फेडरलिज्म का प्रोविज़न है और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो प्रोविज़न है वो भी बेस तैयार करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी इंडिया के अंदर हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अप्लाई किया है और साथ ही साथ फेडरलिज्म को अप्लाई किया है। तो ये इंडिया की फिलॉसफी रही। फिर आगे है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि पर्टिकुलरली जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने फंडामेंटल राइट को जस्टिशिएबल बनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये बना मॉडिकम ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ राइट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली। यानी कि अगर मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात अगर आप करोगे तो उसमें राइट प्रोवाइड करना इंडिविजुअल को कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमें फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट से पता चलता है। अगर हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने लोगों को राइट दे रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी राइट मिलनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये राइट जस्टिशिएबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमने मेंशन कर दिया कि ठीक है आपके पास राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन चीज़ों को लिखा गया है तो उसको इम्प्लीमेंट कराने का भी प्रोसेस होना चाहिए। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिशिएबल राइट है कि अगर कोई आपके राइट का वायलेशन करता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो। फिर है सेक्युलर स्टेट। अब सेक्युलरिज्म का जो प्रिंसिपल है ये यहाँ पे मिल रहे सारे राइट को फुलफिल कराने के लिए एक कंडीशन क्रिएट करता है। यानी सेक्युलरिज्म का मतलब ही क्या हुआ कि यहाँ पे स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। तो यहाँ पे इससे क्या प्रूफ होता है कि हमने एक कंडीशन क्रिएट किया कि हम सबके लिए इक्वल राइट रखे हैं। तो ये एक कंडीशन निकल के आया कि हम अपने राइट को फुल्ली एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी इंडिया के सिटीजन है उन सभी के लिए। तो ये जो सेक्युलर स्टेट का प्रिंसिपल है इसको आर्किटेक्ट किया गया था प्रीडोमिनेंटली कांग्रेस सेक्शन के द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कांग्रेस सेक्शन जो थे वो उनका बिलीफ था कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट बने। जैसे पाकिस्तान जो है वो फुल्ली मुस्लिम कंट्री बन गई, वैसा नहीं चाहते थे कि इंडिया बने। इसीलिए इंडिया के अंदर जो फिलॉसफी थी रिलीजन को लेके वो सेक्युलरिज्म को फेवर कर रही थी। तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट बना। फिर है सोशलिज्म। तो ये जो प्रिंसिपल थे इनको वल्लभ भाई पटेल अपने कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंस से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रखना चाह रहे थे। यानी ये चाहते थे कि सोशलिस्ट कंटेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज़्यादा दिखे। अब सोशलिस्ट कंटेंट क्या क्या है, तो सबसे पहले रिजर्वेशन माइनॉरिटी को, ये एक सोशल फिनोमिना है। यानी हम समाज के हर एक लोगों के लिए बात करेंगे, तो माइनॉरिटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करना। तो ये जो प्रिंसिपल था एकोमोडेशन का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, ये एक फिलोसफिकल ओरिएंटेशन है कि हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है सोसाइटी के अंदर में सारे ही माइनॉरिटी को। ठीक है। फिर 2 वुमेन मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने भी की रोल प्ले किया है इस प्रिंसिपल को फॉर्मुलेट करने में। उनमें से अमृत कौर और बेगम आइजाज रसूल, इन्होंने प्रमोट किया है कि सारे माइनॉरिटी जो हैं वो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया के, और इनको सेफगार्ड करना रिजर्वेशन के फॉर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सोशलिज्म का मुद्दा किसके लिए था कि हम माइनॉरिटी राइट को प्रोटेक्ट कर सके और सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ावा दे सकें। तो रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट था उसके लिए। फिर आगे है एडल्ट फ्रेंचाइज। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे वो एडल्ट फ्रेंचाइज को एज ए मैटर ऑफ फैथ लेते हैं, यानी इनको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो की मेंबर थे जो कि एडल्ट फ्रेंचाइज को गारंटी कर रहे थे कि हम सारे सिटीजन को वोटिंग राइट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकें। तो एडल्ट फ्रेंचाइज ये भी एक फिलॉसफी था। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फिलॉसफिकल अंडरपिनिंग जो कहा गया वो क्या है। तो फिलॉसफिकल अंडरपिनिंग अगर आपको लिखने को आया एग्जाम में तो आप क्या लिखोगे, तो सबसे पहले आप उसमें लिख सकते हो कि सोवरेनिटी, ये जो कॉन्सेप्ट था ये सबसे पहली फिलॉसफी थी। उसके बाद डेमोक्रेटिक वैल्यू को प्रमोट करना, और जो डिसीजन लिए गए वो कंसेंसस के थ्रू लिए गए। फिर प्रिंसिपल ऑफ एकोमोडेशन को फॉलो किया गया, आर्ट ऑफ सिलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन इसको फॉलो किया गया, और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट, सेक्युलर स्टेट, सोशलिज्म और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इनको हमने इम्पोर्टेंस दी है। तो ये सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक फिलॉसफी के तौर पे निकल के सामने आती है। ओके। अब आगे हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड एकेडमिक डिबेट।
अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डिबेट क्या है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया का है वो कंसिस्ट करते हैं यहाँ के लोगों से, लेकिन इनको इलेक्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू नहीं किया गया था। तो इनको इलेक्ट किया गया था रेस्ट्रिक्टेड एडल्ट फ्रेंचाइज से ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी। और मैं आपको बताई थी कि कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। आई होप आपको सारे चीज़ याद होंगे। फिर क्रिटिक्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कहते हैं कि ये एक एलिट बॉडी था और इन्होंने जनरल पीपल को रिप्रेजेंट नहीं किया। तो जो भी लोग क्रिटिसाइज करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वो तो यही कहेंगे ना कि जो उस टाइम पे नामी लोग थे, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड कर रहे थे, वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्सा बन गए। तो इसीलिए इनको एलिट बॉडी कहा गया और कहा गया कि यहाँ पे जनरल पीपल जो थे उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही थी। तो अब आगे जयप्रकाश नारायण जी जो हैं वो रेफर करते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड और कर्ब्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी वो अपने लैंग्वेज में क्या लिख रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक रेस्ट्रिक्टेड और कर्ब्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। वो इसलिए क्योंकि ये जनरल पीपल को रिप्रेजेंट नहीं किए थे और ये एक एलिट बॉडी है। तो इस टर्म में उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। तो ये एक क्रिएशन था ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का, और अगर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का क्रिएशन है तो ये फ्रीडम कैसे देगा कंट्री के अंदर। उसी के साथ साथ चर्चिल का स्टेटमेंट है कि असेंबली जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, और विंसेंट सिमोन जो थे वो बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बॉडी ऑफ हिंदूज है। तो डिबेट किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके, इसके अंदर आपको ये नहीं लिखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में लोग क्या डिबेट कर रहे हैं, आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। आपको इसमें लिखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बॉडी जो थी वो थी कैसी एक्चुअली में। तो ये कैसी थी, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एडल्ट फ्रेंचाइज का यूज़ हुआ था, ठीक है। फिर ये डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी नहीं थी। इनके क्रिटिक्स में जयप्रकाश नारायण को लिख सकते हो, चर्चिल को लिख सकते हो, विंसेंट सिमोन को लिख सकते हो, जिनमें वो कह रहे हैं कि ये जो बॉडी है वो एक मेजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरे कह रहे हैं कि ये बॉडी ऑफ हिंदूज है, और इस तरीके से आप इनको क्रिटिसाइज कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेकिंग को। उसके अलावा वर्किंग प्रोसीजर और कंपोजिशन स्टेटस, ये सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे इनको भी क्रिटिसाइज किया जाता है। किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो डोमिनेट कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस जो थी वो बिल्ट इन मेजॉरिटी थी असेंबली के अंदर पार्टीशन के बाद भी, ठीक है। यानी कि जब पार्टीशन हो गया तो उस टाइम पे मुस्लिम लीग के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी तो हट गए, वो सभी चले गए पाकिस्तान, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे। लेकिन पार्टीशन के बाद भी कांग्रेस जो थी वो डोमिनेटेड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, इसीलिए इनको क्रिटिसाइज किया जाता है उनके प्रोसीजर, कंपोजिशन और स्टेटस को लेकर भी। और इस पॉइंट को हम जयप्रकाश नारायण, चर्चिल और विंसेंट सिमन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना ये ऑब्जर्व करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग थी वही रियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग बन गई, और रियल असेंबली जो थी वो मॉक असेंबली बन के रह गई, जहाँ पे डिस्कशन अराइव हुआ था बाय कांग्रेस पार्टी मीटिंग वेर रजिस्टर्ड। यानी सिंपली क्या कहा गया कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो जो मीटिंग करती थी वही रियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग बन गई, क्योंकि डोमिनेट कौन कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी। तो ऑब्वियसली है कि जो भी बातचीत होगी ऐसा लगेगा कि जो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो रही है वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग चल रही है। इसीलिए ये क्रिटिसाइज करने के लिए, निगेटिव पॉइंट बताने के लिए ऐसा लिख दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे वो इंजॉय कर रहे थे कॉन्फिडेंस ऑफ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिनमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर इलेक्ट कर रहे थे। और हमने जैसा देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर सेक्शन को इंक्लूड करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी कुछ क्रिटिक्स जो है वो पॉइंट आउट करते हैं कि ये असेंबली जो थी वो डोमिनेट कर रही थी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन और लॉयर्स से। आप अगर देखोगे तो मेंबर्स में आपको पता चलेगा कि उनमें कई सारे लोग लॉयर्स थे, कई सारे लोग पॉलिटिशियन थे। तो जो भी उस टाइम पे मेल लीडर हुआ करते थे वो सभी हिस्सा बन गए असेंबली के। इसीलिए क्रिटिक्स जो है वो कहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनको डोमिनेट पॉलिटिशियन और लॉयर कर रहे हैं। तो नेट रिजल्ट क्या निकल के आया कि डोमिनेशन हो गया कंट्री का, और एक बल्कि डॉक्यूमेंट निकल के आया। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा गया, एक बल्कि डॉक्यूमेंट कहा गया, बल्कि नहीं बल्कि वेरी बल्कि डॉक्यूमेंट।
तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो क्रिटिसाइज होते हैं एज बीइंग ए लॉयर्स पैराडाइज। सिंपली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिंपली क्या किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन के निगेटिव पॉइंट को बताया जा रहा है, यानी उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, फिर इन क्रिटिसिज्म के बीच में एस.के. चौबे जो है वो असर्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो है वो एक यूनिक असेंबली थी, जो कि पहली सॉवरेन बॉडी थी इंडियन डोमिनियन की, और ये बैलेंस कर रही थी एक्ट बिटवीन क्लेम्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडाप्टेबिलिटी, यानी कैसे हम स्टेबिलिटी भी ला सकते हैं और कैसे एडाप्टेबिलिटी भी ला सकते हैं, उनके बारे में बात कर रही थी। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म से हटके किसी ने पॉजिटिव पॉइंट दिया है, और वो पॉजिटिव पॉइंट किसने दिया है, एस.के. चौबे। तो ये यही बताएं कि ये पहली सॉवरेन बॉडी थी डोमिनियन इंडिया की, जो कि अपने डिसीजन खुद ले रही थी और ये बैलेंस करने की कोशिश की। साथ ही साथ ऑस्टिन जो है वो भी कमेंट करते हैं कि वैल्यू जो है वेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सोसाइटी के लिए वो इस्टेब्लिश करता है फ्रेश नॉर्म फॉर इटसेल्फ, और ये प्रूव होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक्सपीरियंस से, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्रेम किया था। यानी हमारा जो ऐसा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी वैल्यू सोसाइटी के अंदर वो कैसे प्रूव होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक्सपीरियंस से प्रूफ होती है, क्योंकि आज तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेल नहीं हुआ। इसके अंदर जैसे भी प्रोविज़न मेंशन किए हुए हैं वो काम कर रहा है इंडिया के लिए। साथ ही साथ नेक्स्ट कश्यप जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल और लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक चार्टर है सिटीजनशिप वैल्यू के लिए। यानी अभी हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट देख रहे हैं, ऊपर जितने भी थे वो निगेटिव पॉइंट थे, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट भी तो कोई कहेंगे ना। तो पॉजिटिव पॉइंट में कश्यप का एक पॉइंट ये है कि ये पॉलिटिकल और लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं बल्कि एक सिटीजनशिप वैल्यू का एक चार्टर भी है, चार्टर ऑफ सिटीजनशिप वैल्यू। यानी हमने कितने सारे राइट प्रोवाइड किए हुए हैं, पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट, इकोनॉमिक राइट, एवरीथिंग। तो ये एक वैल्यू की तरह आया। तो इनके इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं, और हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेहरू के द्वारा दिया गया था 13 दिसंबर के दिन, उसको लेकर सुभाष कश्यप कहते हैं कि ये रिमार्क करता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और एक फंडामेंटल और डिलिनिएट बेसिक वैल्यू और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। यानी सिंपली वो बात किसको लेकर कहें, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को लेकर कहें, यानी जो हमारे फिलॉसफी को तैयार कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तो सुभाष कश्यप क्या कहें कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो थे वो क्या है, ये एक फंडामेंटल बेसिक वैल्यू और डायरेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तो ये समथिंग मच मोर दैन रिजोल्यूशन, यानी हम कह नहीं सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रिजोल्यूशन है, ये इससे भी कई बरके हैं। ये डिक्लेरेशन है, एक फिर्म रिजॉल्व है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक डेडिकेशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ रिजोल्यूशन से या फिर नॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं कह सकते, ये इनसे भी कई बढ़ के हैं। तो रिजोल्यूशन जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा दिए गए, और इनके गाइडिंग प्रिंसिपल और फिलॉसफी जो थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टास्क के अंदर। ठीक है, तो गाइडिंग प्रिंसिपल कौन निकल के आया, फिलॉसफी, और फिलॉसफी कहाँ से मिला, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से मिला, जो कि 13 दिसंबर के अंदर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा कि हमें निगेटिव पॉइंट भी मिले और पॉजिटिव पॉइंट भी मिले। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन लिखने को आएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट के बारे में लिखो, तो डिबेट यही है, डिबेट अलग अलग थिंकर के बीच में है। कुछ लोग इनके निगेटिव पॉइंट को बताते हैं तो कुछ इनके पॉजिटिव पॉइंट को भी बताते हैं, तो आपको दोनों ही मेंशन करना है। तो कुछ कुछ पॉइंट याद रख लेना है, और एग्जाम में जब भी आए ऐसा क्वेश्चन तो वहाँ पे दोनों पॉइंट को मेंशन कर देना है। तो यहाँ से आपका यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम यूनिट 3 के अंदर बढ़ेंगे, जो कि रियल में हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी जस्ट हम बेस तैयार कर रहे थे, तो बेस के अंदर हमने यूनिट 2 को टोटली कंप्लीट कर लिया है, और आगे हम पढ़ेंगे यूनिट 3, और यूनिट 3 के अंदर हम देखेंगे प्रीएम्बल क्या है। आई होप आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन है तो वहाँ पे प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ पे हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।